Today's topic is biodiversity and its conservation. So for this you have to know the meaning of biodiversity. This refers to the variety and variability of the living organisms. That is, कितना है variety और variability कितना है living organisms का, मतलब types कितना है, अलग अलग किस्म का कितना है living organisms, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये biodiversity है. और बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स, मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज़ एग्जिस्ट इन नेचर. आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे फॉर्म्स हैं और ये फॉर्म्स क्या देता है, वैरायटी. सो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीन पूल्स एंड हैबिटेट्स फाउंड इन एन एरिया. एंड ये बायोडाइवर्सिटी का टर्म किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने. ही डिस्क्राइब द कॉम्बाइंड डाइवर्सिटी एट लोअर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. हमेशा जब भी हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो वहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देगा. दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. सो नाउ we will see the levels of biodiversity where the first point is genetic diversity. Now if you can see here this genetic diversity, here this is the diversity in the gene. Okay, so when there are various forms of gene, when there is high diversity at the genetic level, then that is called what? Genetic diversity. जीन में वेरिएशंस है, बहुत तरह की जीन्स है, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? वेरिएशन इन द जेनेटिक लेवल. सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 20,000 स्पीशीज़ ऑफ एंड्स है, 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स है, 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ है एंड 20,000 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स है, मोर और लेस. So this is what? This has arisen because of the genetic diversity. Genetically सब लोग अलग अलग हैं. जैसे इंडिया में हम लोग more than 50,000 varieties of rice देख सकते हैं. राइस ही है लेकिन 50,000 varieties से ज़्यादा. एंड varieties of mangoes कितना है? 1,000 varieties से ज़्यादा मैंगो दिखाई देगा इंडिया में. सो ये तो किससे वैरायटी आता कहाँ से है? जेनेटिक लेवल में. जेनेटिक लेवल में ऑल्टरेशंस. सो हाई डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक लेवल कॉल्स जेनेटिक डाइवर्सिटी. अभी जैसे कि मेडिसिनल प्लांट है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन है. हिमालय में उगते हुए ये प्लांट्स हमेशा कॉन्सेंट्रेशन और केमिकल कैपेसिटी जो है कितना इफेक्ट करेगा अगर कोई आदमी लेगा, तो ये राउवोल्फिया वोमिटोरिया मेडिसिनल प्लांट है जिसमें एक केमिकल मिलता है रेजरपाइन. सो इससे क्या हो जाता है? वैरायटी मिलता है कि कैपेसिटी कितना है केमिकल का, कॉन्सेंट्रेशन कितना है. इस वजह से भी बहुत अलग अलग फॉर्म्स के राउवोल्फिया मिल जाते हैं, वेरियस स्पीशीज़ मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस कॉन्सेंट्रेशन एंड द पोटेंसी ऑफ दिस केमिकल कॉल्ड रेजरपाइन. कौन से प्लांट में होता है? राउवोल्फिया वोमिटोरिया में. सो यही सब, मतलब जेनेटिक लेवल में अगर बहुत सारे वेरिएशन दिख रहा है, सो दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. सो अब जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द जीन लेवल एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होगा? डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल. सो नंबर ऑफ स्पीशीज़, वैराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ कितना है एक रीजन में, उसको क्या बोलेंगे? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट मेजर्स क्या है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का? स्पीशीज़ रिचनेस, नंबर कितना है पर यूनिट एरिया में, एंड स्पीशीज़ इवननेस, मतलब एबंडेंस इन एन एरिया कितना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सो दिस इज़ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. बहुत सारे फैले हुए एक जगह पर हो सकता है स्पीशीज़ इवननेस, और पर यूनिट एरिया में कितना है वो स्पीशीज़ रिचनेस. तो इनका वैल्यू मालूम होने से हम लोगों को स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या है इसके बारे में पता चल जाएगा. जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन स्पीशीज़ ज़्यादा है दैन द ईस्टर्न घाट्स. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल. देखो नाम से लिंक करने से मिल जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम लेवल.
सो वन और मोर वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट्स अगर एक ही जगह पर दिखता है तो दैट इज़ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज़ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे कि इंडिया में रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, वेटलैंड्स है, मैनग्रोव है, कोरल रीफ है, मेडोज है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वैरायटीज़ है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दिस इज द डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम लेवल। जितना ज़्यादा वेरिएशंस होगा इकोसिस्टम में, मतलब वेरियस फॉर्म्स, वैरिड फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम, वो है क्या, वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। मतलब जैसे कि इंडिया में देखो हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम बहुत सारे हैं, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, ठीक है। ऐसे पूरे विश्व में रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, अल्पाइन मेडोज बहुत सारे हैं। और इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, दैट इज़ नॉर्वे। वेदर कंडीशंस इंडिया का ऐसा कि इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा, तो वेराइटीज़ ऑफ इकोसिस्टम दैट इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ मोर इन इंडिया। हैबिटेट्स काफ़ी ज़्यादा है इधर, है ना। सो दिस आर द थ्री, दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर द three types of biodiversity levels. Next we will come to the magnitude of biodiversity. So IUCN magnitude of biodiversity में क्या देख सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 उनके मुताबिक द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which have been found so far is about 1.5 million, ठीक है। तो इतना 2004 में जो ये मतलब एक ग्रुप हुआ था, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनके मुताबिक क्या देखा गया है कि वर्ल्ड स्पीशीज इज़ 1.5 मिलियन। सो बहुत सारे और भी है जो अनडिस्कवर्ड है इन द ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन्स में स्पीशीज़ रिचनेस का कंपैरिजन भी किया गया है, जिससे देखा जा सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ मिलते हैं। सो इतना सारा टेस्ट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ हैज़ कम टू 20 to 50 मिलियन। और रॉबर्ट में उन्होंने साइंटिफिकली एस्टिमेट किया था कि ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ अबाउट 7 मिलियन and 70% of this includes animals, and plants comprise that about 22% or less. It's not more than 22% of the plants. So he estimated like this, that 70% is animals and 22% is plants. And insects, if we can see that insects are more than 70% of the total animals. And the fungi can be more in number than the fish, the species, amphibians, reptiles and mammals. फंगी का नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है than the fishes, amphibians, any other mammals, okay? लेकिन प्रोकैरियोट्स के बारे में उतना ज़्यादा एकदम पूरा एग्जैक्ट परसेंटेज में कितना नंबर है वो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कॉन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमिक मेथड्स है दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग दिस माइक्रोबियल स्पीशीज। जो मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं ना टैक्सोनॉमिक मेथड्स में, वो सफिशिएंट नहीं है। प्रोकैरियोट्स माइक्रोबियल है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो जो दो मेथड हम लोग टैक्सोनॉमिकल मेथड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। ऑल्सो इट कैनॉट बी कल्चर्ड इन द लैबोरेटरी most of the time. Most of the species cannot be cultured in the laboratory condition. अगर हम लोग मॉलिक्यूल एंड बायोकेमिकल क्राइटेरिया को देखेंगे कि स्पीशीज़ कितना है, उनका नंबरिंग करने का कोशिश करेंगे, देन इसका नंबर क्या हो सकता है, इनटू मिलियंस। ओके, सो प्रोकैरियोट्स में प्रॉब्लम्स है क्योंकि ये माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट हम लोग जान सकते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़। इंडिया जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है इन द वर्ल्ड, उनमें से 12 नंबर पर जो भी कंट्रीज़ है उनमें से एक है इंडिया। 12 कंट्रीज़ है, 12 देश, और उनमें से इंडिया एक है
जबकि लैंड जो ऑक्यूपाई करता है इंडिया इज 2.4%, लेकिन वर्ल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करता है 8.1% इंडिया. So about 45,000 species of plants, as twice as many as animals. That means क्या है, 45 thesis of plants है, तो animals का क्या है 90,000, लगभग ट्वाइस है, दुगना. ठीक है. सो इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, 3 लाख से ज़्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स अभी भी है, जो काफ़ी हद तक अंडर डिस्कवरी है, मतलब अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं. लेकिन इंडिया से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड डाइवर्सिफाइड जोन्स में, इसीलिए इंडिया एक है, 12 कंट्रीज़ में से एक है इंडिया इन द मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज लिस्ट. नेक्स्ट वी कम टू पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पैटर्न्स कैसा है, दिखने में कैसा है, डिजाइनिंग कैसा होता है, ये होता है पैटर्न. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक जैसा तो है नहीं. लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड से इसका चेंज हो जाता है फीचर्स. For many group of animals and plants, there are specific patterns of diversity based on their environmental condition. अब अच्छा environmental favorable condition है तो वहाँ पर diversity ज़्यादा दिखेगा. And plants and animals are best suited for their survival where they get the best suitable environment. वहाँ पर diversity ज़्यादा दिखेगा. So क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, उनमें पहला नंबर है, द फर्स्ट वन इज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट. सो जब हम लोग इक्वेटर से पोल्स तक जाने का कोशिश करते हैं, इक्वेटर से, अर्थ का इक्वेटर जो बीच में से गुजरता है लाइन, फ्रॉम देयर इफ वी गो टुवर्ड्स द पोल्स देन स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस. सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस. सो लोअर लैटिट्यूड्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगा देन द हायर लैटिट्यूड्स, दैट इज द पोल्स. ठीक है. जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स. ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है, लैटिट्यूडिनल रेंज क्या होता है ट्रॉपिकल रीजन्स का, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ इज द ट्रॉपिकल रीजन. सो दिस रीजन विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज दैन द टेम्परेट और द पोलर रीजन्स. जैसे कि कोलंबिया इक्वेटर के पास ही है, सो इट हैज 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. अब न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. अब Greenland at 71 degree north has 56 species of birds only. So tropical regions में और उनके आसपास यहाँ पर varieties ज़्यादा दिखता है. और इंडिया का क्या हाल है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ही इंडिया पड़ता है, तो 1200 ऑफ स्पीशीज बर्ड्स यहीं पर ही मिल जाता है. सो ट्रॉपिकल रीजन में 10 गुना ज़्यादा स्पीशीज वैरायटी मिल जाएगा इन ऑल द फॉर्म्स, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दैन इन द पोलर रीजन. पोलर रीजन में कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो काफ़ी कम होता है. सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ विद अबाउट 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 fishes, 1,300 birds, 427 mammals, 378 reptiles, and 1,25,000 invertebrates. Can you imagine the variety of species that you get in the Amazon forest? This is in the tropical region. So now we will discuss why there is a greater diversity in the tropics. तो अभी हम लोगों ने बात किया है कि देयर इज़ अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल रीजन, लेकिन क्यों, उसके बारे में थोड़ा एक दो अभी लाइन डिस्कस किया था कि वहाँ पर वेदर कंडीशन फेवरेबल है. इक्वेटर से जितना आगे के तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द पोल्स स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि रीजन्स तो यहाँ पर लिखा हुआ है, रिमेन अनडिस्टर्ब नंबर 1 पॉइंट में. ट्रॉपिकल रीजन बहुत सालों तक डिस्टर्ब नहीं हुआ था, लेकिन टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हुआ था पास्ट में, तो इसके लिए बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ था, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम दिखाई देता है. नंबर 2, ट्रॉपिकल रीजन्स लेस सीजनल है, मोस्टली दे आर कॉन्स्टेंट.
अनप्रेडिक्टेबल, तो कांस्टेंट एनवायरनमेंट होने से क्या होगा, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल विच इज़ यूज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी. ये तो आप लोगों को मालूम है कि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड और इसके लिए एनर्जी चाहिए होगा, दैट इज द सोलर एनर्जी. सो दिस helps in the formation of food, so leading to higher productivity, which gives rise to more species. The species diversity is more. So जो ये तीन कारण लिखा हुआ है, this are the reasons for greater biodiversity in the tropics. जैसे कि अनडिस्टर्ब था, टेम्परेट रीजन में काफ़ी सारा समय तक ग्लेशिएशन होता रहता है, तो इसके लिए बहुत पहले से स्पीशीज़ डाइवर्सिटी काफ़ी कम है. ये कांस्टेंट है ट्रॉपिकल रीजन, सीजनल फ्लक्चुएशन काफ़ी कम है, एंड सोलर एनर्जी इज़ मोर क्योंकि इक्वेटर के आसपास ही है, तो इसके लिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, सो द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो मोर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप. पहला पॉइंट क्या था, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट. अब स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप एक जर्मन नेचुरलिस्ट जो अलेक्जेंडर वॉन हाम्बोल्ट, एंड ये जोग्राफर भी थे, मतलब जोग्राफिकल स्टडीज़ करते थे. सो ही डिड एक्सटेंसिव स्टडीज़ in South American jungles, okay, and discovered that within a region species richness increased in explored area, but only up to a limit. This line is very important. A species richness increases with increase in area, but up to a limit. Okay, so this was found by Alexander von Humboldt while studying where in the wilderness of South American jungles. So he found that species richness increased with the area, but up to a limit. So जब हम ये जो फीचर्स है इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो जो ग्राफ मिलता है दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर द टैक्सोनॉमिक वैरायटी. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप लोगों को मालूम होगा, मैथमेटिकल टर्म्स है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो जब भी हम लोग ये ग्राफ को प्लॉट करने का कोशिश करते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप दिखाने के लिए, सो दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो दिस इज वाई टैक्सोनॉमिक वैरायटी दिखाने के लिए जो भी प्लॉट करेंगे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा. सो लॉगरिथमिक स्केल में अगर हम लोग रिलेशनशिप को देखेंगे, इक्वेशन का क्या आएगा इक्वेशन, दैट इज log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन. डिजाइन ग्राफ का क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो log s is equals to log c plus z log a. So here you can see s is equal to species richness, a is the area, z is the slope of the line, and c is the y-intercept. So in the graph you got the rectangular hyperbola with the relationship by the equation log s is equals to log c plus z log a. Then there the slope of the lines, the value is 0.1 to 0.2. इनमें लाई करता है z का वैल्यू बिटवीन 0.1 टू 0.2. लेकिन जो अभी हम लोगों ने देखा कि जो पैटर्न ऑफ ग्राफ आएगा दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसको हम लोग इक्वेशनली रिप्रेजेंट किया है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. सो जब z का वैल्यू देखेंगे, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.2. ठीक है. अब लार्ज एरियाज लाइक द कॉन्टिनेंट्स, जहाँ पर हम लोग कॉन्टिनेंट्स का बात करेंगे, तब जब हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्टीप होता है. सो द वैल्यू इज 0.6 टू 1.2. ठीक है. ये वैल्यूज़ है इस स्लोप लाइन का, स्लोप का. तो जहाँ पर स्टीप होगा तो ये z का वैल्यू क्या होगा, 0.6 टू 1.2, क्योंकि लार्ज एरिया है कॉन्टिनेंट्स में.
अब जब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करेंगे द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तब स्लोप हो जाएगा 1.15. तो दिस डिपेंड्स, ओके, दिस वैल्यूज डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डाइवर्सिटी इन डिफरेंट प्लेसेस. एरिया के साथ साथ क्या हो रहा है, ये इसका वैल्यू जो है, स्लोप का वैल्यू जो है, ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. अब स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या क्यों पढ़ेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है. जैसे कि इकोलॉजिस्ट को मानना था, इकोलॉजिस्ट लोगों का मानना था कि कम्युनिटी विथ मोर स्पीशीज टेंड टू बी मोर स्टेबल. ये मानना है. स्टेबल कम्युनिटी विल शो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक. जैसे वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन ज़्यादा नहीं हो सकता है स्टेबल कम्युनिटी में. ओकेशनल डिस्टर्बेंस से रेजिस्टेंस रहता है एंड रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़. अब अगर फॉरेन से, बाहर से कोई स्पीशीज़ आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एलियन स्पीशीज़. वो भी अगर आके डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा तो ये रेजिस्टेंट होगा उससे. सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेबल कम्युनिटी विच इज़ नॉट डिस्टर्ब बाय एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड इट इज़ ऑल्सो हाई इन प्रोडक्टिविटी. देयर इज़ वेरी लेस वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी. देन ओनली दैट कम्युनिटी बिकम्स व्हाट, स्टेबल. डेविड टिलमैन, ये भी एक आदमी थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया और बाहर किया, आउटडोर प्लॉट्स में किया लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स. और आउटडोर प्लॉट्स में उनको कुछ एविडेंस मिला, ठीक है. एविडेंस मतलब प्रूफ मिला कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड स्टेबल कम्युनिटी. सो उनको क्या लगा कि जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस है, उनको ये दिखाई दिया कि जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस है, स्टेबल कम्युनिटी वही कहलाता है. मोर स्पीशीज़ डाइवर्स कम्युनिटीज शो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी. सो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी, स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा और कम्युनिटी क्या है, स्टेबल कम्युनिटी. सो जितना ज़्यादा स्पीशीज़ उतना ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी, उतना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्टिविटी, कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी एंड मोर प्रोडक्टिविटी इन टोटल बायोमास. So this contributes to the higher productivity also. So species richness is related to stable community. ये जो species, these are interrelated with each other. इकोसिस्टम का हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंटर रिलेशन हो, इंटरलिंक्ड हो टू वेरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप. तो इसके लिए हम लोग अभी जिसके बारे में देखेंगे दैट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. पॉल एहलरिक, ये एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे. ही एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी. कैसे, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से वो समझाने का कोशिश करते हैं कि ऑल द स्पीशीज आर इंटरलिंक्ड. तो ये हाइपोथेसिस क्या है, इसमें हम लोग एक एरोप्लेन के बारे में सोचेंगे एंड ऑल इट्स पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स. ओके, रिवेट्स इज स्क्रू. ओके, तो स्क्रू फिट होता है एरोप्लेन में. उसको एक अच्छी तरीके का मशीनरी बनाने के लिए स्क्रू से जोड़ा जाता है उसका पार्ट्स. सो दिस आर रिवेट्स. So we think ecosystem as aeroplane and all the parts are joined together using the rivets which are called the species. So बहुत सारे पैसेंजर सपोज एरोप्लेन से जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और एक एक आदमी जो है एक एक रिवेट खोल के अपने घर ले जा रहे हैं. That means one species is becoming extinct every time a passenger opens the rivet of the aeroplane. Just ये एग्जाम्पल है हाँ समझाने के लिए. मतलब अगर एरोप्लेन का कोई भी पार्ट से एक एक स्क्रू हर एक पैसेंजर खोलना स्टार्ट कर दे और अपने घर लेके चले जाते हैं तो क्या होगा. फ्लाइट सेफ्टी में अगर सीट खोल के ले जाओगे, सीट का स्क्रू खोल के लेके जाओगे, सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है. लेकिन पर्टिकुलर जगह से अगर रिवर्स खोला जाएगा सो दिस कैन बी क्रूशियल, लाइफ टेकिंग भी हो सकता है. जैसे विंग से अगर कोई रिवेट खोल के लेके चला जाता है, मतलब जो मेजर स्पीशीज़ है वो इकोसिस्टम गायब हो जाता है इकोसिस्टम से, तो क्या होगा, तो वो इकोसिस्टम चलेगा नहीं. दिस विल पोज स्ट्रेट टू द इकोसिस्टम.
सो सीट्स का, विंडो का थोड़ा थोड़ा करके खोल के ले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एरोप्लेन को थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बाद में पड़ेगा। अगर पूरा ही खोल दिया जाए तो पूरा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर विंग्स से, इंजन से, ये सब जगह से अगर खोला जाए तो सिस्टम चल नहीं सकता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट स्क्रूज, पॉपर खोलना, एरोप्लेन के साथ इसका एग्जाम्पल से समझाया गया है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे रिवेट पॉपर में अभी हम लोगों ने सुना है कि रिवेट, एक स्क्रू खोल देने से एरोप्लेन का जो पुर्जा है वो बिगड़ जाता है, मशीनरीज बिगड़ जाते हैं और लास्टली डेंजरस हो जाता है फ्लाइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉस। सो जो लॉस हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, डिक्लाइनिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन activities. So IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, which was founded in 1948, now they made a red list. अब रेड लिस्ट में क्या है? This shows the number of species that are extinct. ठीक है। अब 2004 में और एक रेड लिस्ट निकला है जहाँ पर दिखाई देगा कि 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट है, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है, 87 प्लांट्स हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स। इतना सारा जो है एक्सटिंक्शन हो गया है। जैसे कि डोडो, क्वागा, स्टेलर, स्काउ, टाइगर का 3 और स्पीशीज जैसे बाली, जावान एंड कैस्पियन टाइगर। So 27 species have disappeared in the last 20 years in the world, and 15,500 approximately this number of species are endangered. अब संकटजनक अवस्था में है। So with the red list, with the help of this red list, we can get the data that how many species are threatened, how many species are endangered, how many are vulnerable, how many are already extinct. So here are some of the endangered species named, like Asiatic lion, Bengal tiger, lion-tailed macaque, Nilgiri langur, river dolphin also. They are all what? Endangered species. Now in the whole world already 5 episodes of mass extinction have already occurred. 5 बार हो चुका है mass extinction ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज़। बार बार नेचुरल कैलामिटीज़ आया है तो देयर इज़ अ मास एक्सटिंक्शन। 5 बार हो गया है ये। एंड करेंटली पृथ्वी में 6th एक्सटिंक्शन हो रहा है, चल रहा है। इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द 6th एक्सटिंक्शन। लेकिन ये काफ़ी अलग है, पहले का जो भी एक्सटिंक्शन था उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें क्या है? डिफरेंस इन द रेट्स। अभी जो रेट में हो रहा है एक्सटिंक्शन, दैट इज़ 1000 टाइम्स फास्टर देन प्री ह्यूमन टाइम्स। ह्यूमन से पहले का टाइम से बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। किसके लिए? बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, डिफॉरेस्टेशन है, कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ओके, बहुत सारे कारण के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है स्पीशीज़ का। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू 1000 टाइम्स फास्टर रेट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, so next we will come to the effects of biodiversity. So now we will discuss about effects of biodiversity. उसमें number 1 point है decline in plant production, lower resistance to changes and increased variability in ecosystem processes. जैसे कि बहुत सारे इधर उधर हो जाएंगे, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी भी और डिजीज़ का साइकिल्स भी इधर उधर हो सकते हैं। So वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज। किस कारण से मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है? नंबर 1 पॉइंट है हैबिटेट लॉस, दिस इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। तो 4 कारण है फॉर द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड बट इविल क्वाड्रेंट। जो शैतान 4 है जिसके कारण से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। सो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? इविल क्वाड्रेंट। सो एविल क्वाड्रेंट में क्या देखा जाएगा? नंबर 1 पॉइंट में हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट का जहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, दिस इज ए कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनका रहने का जगह ड्यू टू हैबिटेट लॉस इन द लैंड सरफेस,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग ऑफ द प्लैनेट। हमारे अर्थ के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट लंग्स है। सो दीज आर ऑल्सो बीइंग कट एंड डिस्ट्रॉयड फॉर कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन, और इट इज कन्वर्टेड टू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग द कैटल्स। सो देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स, animals and plants, they are reducing in number also because of the pollution in nature. So these are posing what threats to the survival of many species अपना घर छोड़ के दूसरा जगह पर जाने का कोशिश कर रहे हैं, रह नहीं सकते। घर छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर दिया गया है क्योंकि फॉरेस्ट आर बीइंग कट, सो दे आर गेटिंग स्मॉल टेरिटरी टू लिव। और जिन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा जगह लगता है रहने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो रहा है सिचुएशन, क्योंकि जगह कम हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में फॉरेस्ट को कर दिया गया है। तो इसके लिए एनिमल्स जिनको बहुत ज़्यादा जगह रहने के लिए चाहिए, सो दे आर बैडली अफेक्टेड। सो देयर पॉपुलेशन slowly their population is declining. Number 2 is over exploitation. This is done by man. आदमी को खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, और आदमी का जो चाहत है वो कभी कमता नहीं है, इसलिए they are exploiting in the forest, and so all the species are under threatened condition. So they are going to be extinct from the world due to overexploitation. Next is invasion of the alien species. बाहर से कोई भी एक स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कराना काफ़ी खतरनाक हो सकता है लोकल स्पीशीज़ के लिए। जैसे कि नाइल पर्च, लार्ज प्रीडेटर फिश है नाइल पर्च, जो कि लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक प्रीडेटर फिश है जो दूसरे को खाते हैं, उसको लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका में लेक विक्टोरिया है, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 किक्लिड फिश इन द लेक। वहाँ पर 200 स्पीशीज़ किक्लिड फिश का था। तो प्रीडेटर फिश नाइल पर्च को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के बाद 200 स्पीशीज़ पूरा एक्सटिंक्ट हो गया है किक्लिड फिश का। और बहुत सारे वीड्स हैं जैसे कि पार्थेरियम, स्कैरोट ग्रास, वाटर हायासिंथ। दे ऑल्सो कॉज इमेंस एनवायरमेंटल डैमेज एंड दे पोज थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज़। जो पहले से थे उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है ये फॉरेन स्पीशीज़। एंड चौथा नंबर पे द इविल क्वाड्रेंट नंबर 4, को एक्सटिंक्शन। जब एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाता है ना, और उसके साथ साथ जो प्लांट एंड एनिमल उसके साथ लिंक्ड थे कोई भी वजह से, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक फिश एक्सटिंक्ट हो गया है, फिश, एक स्पीशीज़ ऑफ फिश अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उनका पैरासाइट और उससे रिलेटेड कोई भी एक दूसरा एनिमल वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो प्लांट्स के लिए भी ऐसा होगा। एक प्लांट दूसरे के ऊपर निर्भर हो सकता है, म्यूचुअलिज्म रिलेशन में आ सकता है। तो अगर एक एक्सटिंक्ट हो जाता है, दूसरा स्पीशीज़ विच वाज अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म व्हेन बोथ वर रिलेटेड, एक एक्सटिंक्ट हो जाता है तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दिस इज ट्रू फैक्ट है ना। तो 4 पॉइंट्स हमने अभी देखा है। दिस इज एविल क्वाड्रेंट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। दिस इज 4 points which are called the evil quadrant, which are the causes for loss of the biodiversity. Okay, so today we have discussed up to the loss of biodiversity and its causes, and in the next lecture we will be discussing about the way that how to preserve the biodiversity, how to conserve the biodiversity.